Audio Jungle. जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त नितेश वर्मा। आज हम देखने जा रहे हैं पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम समझने वाले हैं पाचन तंत्र के सारे अंगों के कार्य। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि किन अंगों का क्या क्या नाम है। सभी अंगों के हमने नाम देख लिए थे, उनके स्थान देख लिए थे। अगर स्थान की बात करें तो पाचन तंत्र को हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये ग्रॉस नली है, सीधी बात है, ये ग्रॉस नली ऐसी होगी, फेफड़े यहाँ पर होंगे, यकृत होगा दाहिनी ओर, ठीक है। ये इधर की साइड में होगा आपका अमाशय, छोटी आंत बीचों बीच और साइड में होगा बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, ये सेम टू सेम पोजीशन हमने पूरा समझा दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखने वाले सारी चीजें की सारे अंगों के अलग अलग कार्य क्या है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से पाचन तंत्र। भैया पाचन तंत्र में सबसे पहला वर्ड पाचन, सभी को पता है भोजन का पचना ही पाचन है। लेकिन अगर हम उसको परिभाषा के तौर पर देखें तो यहाँ पर सीधा सा मतलब निकलता है जटिल पदार्थों को या फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि सभी को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। ठीक है, यही कहलाता है पाचन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं पाचन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब किससे मिलेगा हमको? सब्जी, फल, दूध, मांस, मच्छी। हालांकि ये ना भी खाओ तो चलेगा मांस मच्छी, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भी बनकर हम ये सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जीव हत्या घोर पाप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं मुख से पाचन। अब देखो मुख से पाचन की अगर बात करें सबसे पहले नंबर आता है दांत, जीभ, लार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले समझते हैं। यहाँ पर दांत की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली जिसको दाढ़ कह देते हैं या फिर सामने के दांत कह देते हैं, जो अधिकतर लोगों के, कुछ लोगों के बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुख से पाचन शुरू होता है तो मुख में हम सबसे शुरू में देखते हैं दांत। तो दांत में पीछे की जो 3 दाढ़ है, ठीक है, पीछे के जो 3 दांत है बड़े बड़े चबाने वाले, उन्हें चवर्णक दांत कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक साइड में, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नीचे के 16 दांत की बात हम कर रहे हैं। 3, 2, 5, 6, 7, 8 और सेम टू सेम 8 इधर भी होंगे। 8, 8, 16 हो गए। तो 16 ये दांत नीचे के जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में भी सेम टू सेम पोजीशन होगी। तो 3 दांत ऊपर के चवर्णक कहलाएंगे। साइड में, इधर की साइड में भी 3 चवर्णक होंगे। तो कुल मिलाकर कितने चवर्णक हो गए? 6। ठीक है, अग्र चवर्णक की यदि बात करें तो 2 अग्र चवर्णक इधर होंगे, 2 अग्र चवर्णक इधर होंगे। ठीक है, ये सभी दांत हो गए चबाने वाले। यहाँ पर ये भोजन को चबाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, ये है रदनक। अब भैया रदनक क्या, गन्ने खाते हैं तो यहाँ से पकड़ के छीलने का काम जो करेगा ना वो होगा रदनक, चीर फाड़ करने का काम करेगा रदनक। उसके बाद में नंबर आता है कृदंत, जो सामने के 4 दांत होते हैं बड़े बड़े कुतरने वाले, चूहे जैसे, चूहे में कुतरने वाले दांत होते हैं ना, तो बस कुतरता है। ठीक है, तो कुतरने वाले या कृदंत दांत 4 ऊपर होंगे, 4 ऊपर के जबड़े में होंगे, 4 नीचे के जबड़े में होंगे। तो कुल मिलाकर 8 हो गए। रदनक की संख्या अगर देखें तो 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में, तो कितने हो गए? 4। और ये 4 अगर चवर्णक है तो 4 का डबल कर दो, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 के 12। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 6 है तो टोटल मिलाकर ऊपर नीचे वाले दोनों जबड़ों में मिलाकर 12 हो जाएंगे। 12 ये हो गए हैं 8, ये हो गए हैं 4 और ये हो गए 8। 8, 8, 16 और 4 12, सॉरी 16 और 4 20, 20 और 30 और 2 32। तो टोटल 32 दांत। एक आधा कम ना हो जाए भाई किसी का, नहीं तो बोले कि हमारे तो पूरे 32 है, किसी के 36 हो सकते हैं। हो जाता है ना, मैं किसी में कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाता है ना। चलो भैया आप समझते हैं, ये हो गया मुख और इसमें दांत समझ लिए हमने। यहाँ पर हमने जिन भी इन दांतों को समझा, इनके कार्य भी कभी कभी पूछ लिए जाते, चबाने वाले, काटने वाले, कुतरने वाले। ये थोड़ा मतलब ये चबाने के बाद में जो भोजन होगा पीछे से फिर आगे की साइड आएगा, फिर थोड़ा बहुत जो बचेगा मटेरियल भोजन, वह अग्र चवर्णक के माध्यम से चबा लिया जाएगा। ठीक है, अब नंबर आता है जीभ का। अब जीभ तो सीधी सी बात है भैया, बड़ी चाटू है ये, है ना।
कभी बोलने में भी बहुत तेज, तो कभी खाने में स्वाद लेने में बड़ा तेज। तो यहाँ पर स्वाद की बात आती है। इसमें छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको अंकुर से फूटे हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएं कहलाते हैं। और ये जो जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, पूरी जीभ का हमने डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पीछे का भाग है उसके माध्यम से कड़वा स्वाद महसूस किया जाता है। ठीक है, कड़वाहट तो इंसान के पीठ पीछे ही होती है ना, तो वही कड़वाहट जीभ के पीछे भी होती है। ठीक है, एकदम सामने वाला भाग जो है इसमें स्वाद कलिकाएं मीठा स्वाद का अनुभव करवाती है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें साइड में नमकीन व खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भैया जीभ। जीभ के आगे हम थोड़ा चलते हैं। जीभ के आगे मतलब इधर, ठीक है, जीभ के नीचे है ना, तो यहाँ पर होगी लार। तो लार को हम अभी ग्रंथि में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दो तीन तरह के क्या हो जाते हैं, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, उनको हम समझेंगे। या थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक प्रकार की ग्रंथि है, अन्य ग्रंथि यकृत और अग्नाशय, इनको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ पर है शर्करा। मंड जो है, मंड यानी कि एक प्रकार का क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो जितना भी हम भोजन खाते हैं लगभग सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो वही कार्बोहाइड्रेट या मंड है ना, ये क्या करता है, लार इसको शर्करा में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, शर्करा में बदल देता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तथा निगलने में मदद करता है। निगलने में मदद करता है इन द मीन क्या हो जाएगा भैया कि जो भी हम चबा रहे हैं, खा रहे हैं, वो उसमें एक तरह से ये लार का मिलने के बाद में हम भोजन को आसानी से निगल पाते हैं। अगर इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, टाइलिन वगैरह वगैरह, भी हम समझेंगे उनको किस प्रोटीन के माध्यम से निगलने में ज्यादा मदद मिलती है। चलो, दांत हो गया, जीभ हो गई, लार हो गया। अब समझते हैं भैया ये जो पूरा हमारा पाचन तंत्र है, इसमें सभी अंगों के कार्य, और लास्ट में हम देख लेंगे कि जो इसमें क्या केमिकल हमारे बॉडी में बनते हैं, या फिर अम्ल क्षार जो भी हमारे बॉडी के क्या क्या कार्य हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ इतना का कार्य हो गया, मुख का पूरा काम हो गया, दांत हो गए, जीभ हो गई, लार हो गई। उसके बाद में ये ग्रॉस नली, इसका काम सीधा सा है भोजन को अमाशय में पहुंचाना। ये संकुचनशील होती है। अब संकुचनशील होती है, इसमें से भोजन धीरे धीरे प्रवेश करेगा और अमाशय में जाएगा। अब धीरे धीरे प्रवेश करवाना भी जरूरी है, नहीं तो किसी को भैया की खाना बस जीभ में ही स्वाद आएगा ना, पकोड़े तल लिए वर्षा के टाइम पे, ठीक है, फिर खूब दाल बाफले खा लिए मालवा के, है ना, इसके बाद में जो भी हमको मतलब लगता है पानी पतासे फुलके, ठीक है, तो ये क्या है, धड़ाधड़ भैया यहाँ इकट्ठा कर लोगे तुम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये यहीं से कह देगा भाई धीरे धीरे आने दो, है ना, अंदर ट्रैफिक जाम है, धीरे धीरे आगे। और ये पुलिस वाला बैठा ही है यहाँ पर कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। ठीक है, नहीं तो ज्यादा बात करते करते अगर खाना वाना खाते हो तो यहाँ से फेफड़ों में खाना चले जाता है ना, फेफड़ों तक जाता तो नहीं है, लेकिन यहीं से आपको खांसी चलने लगती है, इसलिए बात करके खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ जो एपिग्लोटिस है, अब वो चलेगा किसके, ब्रेन के माध्यम से, तंत्रिका के माध्यम से। अब तंत्रिका तंत्र भी भैया कहाँ कहाँ ध्यान देगा, है ना। अब वहां पे कभी कभी हम खाना खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना, उसका भैया उसमें सिलेक्शन हो गया, सब इंस्पेक्टर की जॉब लग गई, अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा। इधर खाना फंस गया, वो कैसे फंस गया, दिमाग को तो वहां लगा रखा है आपने, कहाँ पर, सब इंस्पेक्टर बनाने में। तो भैया पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सब इंस्पेक्टर बनोगे ना, कि कहाँ यहीं से बन जाओगे। तो सोचना नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करना है। बाकी तो गवर्नमेंट की स्थिति सभी को पता है ना, वैकेंसी अगर है तो ज्वाइनिंग नहीं, अगर ज्वाइनिंग है तो भैया पता नहीं कि कब से है क्या है, मतलब एग्जाम भी पास कर लो तो भी, हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। आज यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन ही इतना बढ़ गया है तो इंसान करेगा क्या। ठीक है, अपना संघर्ष जारी रखें, हमारा नंबर कहीं ना कहीं तो आएगा। और एजुकेशन ऐसा सिस्टम है, या फिर एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कभी ऐसे ही जाया नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको काम देगी ये पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर समझते हैं, ये पुलिस वाले की बात हो गई। या नंबर आता है भाई अमाशय। अमाशय में ये महत्वपूर्ण भैया एक पॉइंट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट में रहता है ना। पेट, ये जो अमाशय है ना, ऐसे तिरछा होगा, इसकी जो लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर, कुछ लोगों की ज्यादा होती है ना, दिन भर खाना ही खाना है तो बढ़ जाएगा ना फिर। तो 30 सेंटीमीटर अमाशय की लंबाई होती है, 4 घंटा भोजन यही रहेगा, ऐसे तिरछे में मापा जाता है उसको। ठीक है, ऐसे अगर नापेंगे तो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा।
एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करेगा, यहाँ पर भोजन में से जो जीवाणु आ जाते हैं कुछ, उनको क्या कर देगा, एक तरह से नष्ट कर देगा। भोजन में कुछ जीवाणु मतलब भोजन के साथ में किसी वजह से आ जाते हैं तो उनको नष्ट कर देगा यहाँ पे। अब देखो ये इतना खतरनाक होता है, अगर इसको किसी के ऊपर मार दिया जाए ना निकाल के, तो वो चेहरा जला देगा एक तरह से। अब यार ये इतना खतरनाक है तो फिर ये पेट में कैसे है? पेट में इसलिए है क्योंकि हमारे पेट में एक क्षार पाया जाता है, उसका नाम है म्यूकोसा। अब ये क्षार क्या करेगा, बोलेगा ए भाई शांति रख, है ना, तो ये इधर जो स्तर होगा ना उसमें लगा रहता है, और उस क्षार से बोलेगा कि भाई, उसमें मिलने के बाद में क्षारीय अम्लीय अम्लीय क्षारीय, ये प्रक्रिया हमारे पेट में या फिर हमारे पाचन तंत्र में चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है जठर रस, जो कि पेट यहाँ पर अमाशय के निचले हिस्से में पाया जाता है। अमाशय रेनिन और पेप्सिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, ठीक है। रेनिन और पेप्सिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है। अब ये कहाँ से मिलेंगे? दूध और दही से मिलेगा रेनिन, अब पेप्सिन मिलेगा प्रोटीन से। अब देखो भैया, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, ये कहाँ है भाई, इधर समझेंगे हम इसको, ठीक है। ये हो गया अमाशय। अमाशय के आगे जब भोजन जाएगा तो कायम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायम कहलाएगा। उसके बाद में छोटी आंत में प्रवेश करेगा। अब छोटी आंत भैया, हमने कहा था छोटी आंत बड़ी है बड़ी आंत से, लंबी है यानी कि, ठीक है। बड़ी कौन है? बड़ी ये है, लेकिन चौड़ाई में, है ना। अब देखो 7.5 मीटर इसकी लंबाई हो सकती है, 6 मीटर से 7.5 मीटर तक, और 2.5 मीटर तक इसका मुंह चौड़ा होता है छोटी आंत का। यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है, मतलब कि छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो चुका है। लेकिन बड़ी आंत में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जल यानी कि H2O और लवण, इनका पाचन होगा, जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर मात्र, ठीक है। 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर पाचन पूर्ण हो गया। अपचा भोजन कहाँ चले जाएगा? बड़ी आंत में चले जाएगा। अब बड़ी आंत में चला गया, उसके बाद में मल के द्वारा इसका निष्कासन हो जाएगा, जो अपचा भोजन है उसका निष्कासन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज और शर्करा में परिवर्तन होता है छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट जो भी खाना खाए हो, ठीक है, उसमें से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और शर्करा में चेंज कर देगा। कौन कर देगा? छोटी आंत। बहुत सारे यहाँ पर ग्रंथियों का भी कार्य है ना, यकृत से अग्नाशय से, यकृत से पित्ताशय पित्त रस निकलेगा, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलेगा, जठर रस, है ना, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब मिलाकर, ये पाचक रस मिलाकर ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शर्करा में बदल देगा, कौन? छोटी आंत। कुल मिला के ये समझे कि पाचन तंत्र में इस तरीके से चेंज होती है चीजें। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शर्करा में, फैट अम्ल और ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। फैट किस में चेंज हो जाएगा? अम्ल और ग्लूकोज में। और प्रोटीन का चेंज हो जाएगा अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का चेंज किस में हो जाएगा? अमीनो अम्ल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते थोड़ा सा, चलो देखो यहाँ पर हुआ क्या। जो अमाशय है, अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन का पेप्टोन में बदल दिया जाता है, ठीक है। पेप्सिन के माध्यम से पेप्टोन में बदल दिया जाता है। वही पेप्टोन टिप्सिन एंजाइम के माध्यम से अग्नाशय में पेप्टाइड में बदल दिया जाएगा, ठीक है। और छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम के माध्यम से इस पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल दिया जाएगा। यही अम्ल क्षार की प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र में चलती रहती है। सॉरी, चलो भैया, ये पूरा प्रक्रम यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है ना, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता कैसे है? तो हमको भैया जरूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन मिली। अब इन दोनों का जब मेल होगा तो ऊर्जा भैया कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हाइड्रोजन मतलब कि आपका H2O जल जो है कि मुक्त होगा, उत्सर्जन होगा, मतलब कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। किसके माध्यम से? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से। इसी के बाद में हमारे बॉडी को क्या मिलता है, मतलब जो पूरी ऑक्सीजन है उसके माध्यम से, ग्लूकोज है उसके माध्यम से इनका निष्कासन होगा। भाई इंजन चलेगा, मतलब इंजन चलेगा, मान लो कोई बाइक है तो बाइक में क्या होगा? पेट्रोल डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं वातावरण में कहीं तो जाएगा, ठीक है, भले ही वो प्रदूषित करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब कि उस जीवाश्म ईंधन से प्रकृति में कहीं ना कहीं क्या हुआ? नुकसान हुआ। उसी प्रकार से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रकृति में हमारे श्वास के माध्यम से छोड़ दी जाती है। अब ये क्या करेगा? हीट उत्पन्न करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा, और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, यानी कि ग्लेशियर पिघलेंगे और जो रहने वाली जगह है वो डूबती जाएगी, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे बड़ा कारक है, ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में, यानी कि विश्व उष्णन जो वैश्विक तापमान है उसको बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो ये हो गया भैया कॉन्सेप्ट। तो हमको पेड़ पौधे लगाने से क्या फायदा मिलता है कि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या हो जाएगी, उनको ग्रहण कर लेंगे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करेंगे और कहीं ना कहीं ठंडा होगा ना माहौल। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गई पूरी कंडीशन। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा समझते हैं ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में यहाँ पर एक बिना काम का अंग है हमारे इसमें। कौन सा अंग? अपेंडिक्स, जिसको कि ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। ये अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है, इसका विशेष कोई कार्य नहीं है। ठीक है, चलो भैया अब देखो ये जो पचा हुआ भोजन है, ये छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन रहेगा उसको काइल कह देंगे। अमाशय से निकलने के बाद में काइम कहलाएगा, छोटी आंत से निकलने के बाद में काइल कहलाएगा, और अपचा भोजन बड़ी आंत में चले जाएगा। अब देखो बड़ी आंत और छोटी आंत को एक ट्यूब या पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो वो पाइप होता है सीकम। क्या कहते हैं उसको? सीकम। ये यहीं पे अपेंडिक्स के पास में होता है। और कुछ छूट रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये सारी चीजें होगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि अमाशय क्या है, पूरे आहार नाल का या पूरे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। चलो ये सारी चीजें हो गई। अब नंबर आता है भैया, ये हो गया मानव पाचन तंत्र। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी प्रश्न आ जाता है कि रोमनथन या रोमेनेंट किसे कहते हैं, जुगाली करने वाले पशु, घास खाने वाले पशु। तो घास खाने वाले पशुओं में क्या होता है, 4 कक्षीय अमाशय पाया जाता है। ठीक है, 4 कक्षीय अमाशय। बेचारे क्या करेंगे, गाय भैंस और हिरण, उनको कभी अगर वो घास वगैरह ना मिले तो मान लो जिससे भैंस वगैरह है, गाय वगैरह, उसका मालिक है, उसको एक साथ में खूब सारा चारा डाल देगा, तो उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा फील होगा कि भैया ये अभी डाल दिए हैं, बाद में वो पास वाला जानवर ना खा जाए, इसलिए वो फटाफट खाने की कोशिश करेगा। तो वो खा के एक अमाशय का रूमेन करके एक भाग है, ठीक है, रूमेन। तो इस रूमेन वाले भाग में क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। वो जितना भी घास फूस है उसको सबको यहाँ इकट्ठा कर लेगा अमाशय के एक भाग में। उसके बाद में आपने देखा होगा कि वो उनके सामने चारा वगैरह नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, चबाते हैं, उनके मुंह से झाग आते हैं। तो वही झाग आना और वही चबाना कहलाता है जुगाली करना। और ये जो जुगाली करने वाले पशु हैं इनको कहा जाता है रोमिनेंट। और ये जो घास है इसमें पाया जाता है सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज है, इंसान घास नहीं खा सकता क्योंकि इसका पाचन इसके अंतर्गत नहीं होता। इंसानों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, फिर इकट्ठे भोजन को बाद में टुकड़ों में लाकर मुंह में उसके झाग वगैरह बनाकर उसको फिर निगलते जाते हैं या खाते जाते हैं। तो वही कहलाता है जुगाली करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो ग्रंथियों को हम देख लेते हैं। ग्रंथियां बाहरी भी होती हैं, ठीक है, ये आंतरिक ग्रंथियां हैं। बाह्य ग्रंथि जैसे अश्रु ग्रंथि हो गया, ठीक है, मतलब काफी सारी, पसीना आना भी एक प्रकार से ग्रंथि के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो तो भैया आप समझते हैं पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियां। अब पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर तीन ही मुख्य यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती है, लार, यकृत और आपके अग्नाशय। ठीक है, तो लार से हम शुरू करते हैं। तो लार में भैया 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार। सबसे पहली जो होगी जिह्वा के दोनों साइड, जो जीभ होगी उसके दोनों साइड, एक इधर एक इधर। ठीक है, इनको सेब्ल्यूगल ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी होगी पैरोटिक, जो कि जबड़े के नीचे होगी। ठीक है, 2 इधर होगी, एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जोड़ी में पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कान है, तो कान के नीचे एक एक पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो लार है उसमें 99% तो पानी होता है। ठीक है, जल भरा होता है। जो कि 1% बचा है वो पूरा है एंजाइम। ठीक है, अभी मैंने प्रोटीन बता दिया था, बल्कि वो एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम, अब यही एंजाइम 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होगा डायस्टोज, ठीक है, डायस्टोज, और दूसरा होगा टाइलिन, तीसरा होगा लाइसोजाइम और म्यूकस। ये जो चारों है, डायस्टोज, टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस, ये चारों के अलग अलग काम है।
जैसे इन दोनों का मिलकर एक ही है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होगा इन एंजाइम्स के द्वारा, डायस्टोज और टाइलिन के माध्यम से। उसके बाद में नंबर आता है लाइसोजाइम का। तो लाइसोजाइम क्या है? जीवाणुनाशी है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जीवाणु का नाश करेगा। अब भैया जीवाणु को जैसे ही खाना खाएंगे, अगर इसने देख लिया लार वाले एंजाइम ने, लाइसोजाइम ने, तो ये क्या करेगा? यहीं पकड़ लेगा, रुक जा, यहीं मार देंगे, है ना, जीवाणु को। ठीक है, तो उसको वहीं पकड़ के निपटा देगा। जो बच जाएंगे उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निपटा देगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोजाइम का कॉन्सेप्ट, जीवाणुनाशी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जीवाणुनाशी जो है कि कौन सा एंजाइम है और कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है और लाइसोजाइम है। म्यूकस, तो म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा बनाने वाला एंजाइम है जो कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है दोस्तों, भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करेगा? म्यूकस। ये हो गए लार के सारे एंजाइम के काम। उसके बाद में सेकंड हमारी ग्रंथि, ये फर्स्ट हो गई। दूसरी आती है यकृत। अब यकृत की अगर चर्चा करें तो यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। कौन सी है? यकृत। ये होगा, अब देखो भैया इसमें क्या है, वजन होगा 1.5 से 2 किलो। यकृत में 1.5 से 2 किलो वजन होगा। और इसमें जो पित्ताशय है वो निचले हिस्से में पाया जाता है। यकृत में पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? निचले हिस्से में, जिसमें कि पित्त रस जो कि गोल ब्लेडर जो यकृत में होते हैं उसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है या निकाला जाता है। इकट्ठा होगा पित्ताशय में पित्त रस, जो कि आंत में एंजाइम की गति को तीव्र करेगा। ठीक है, जो भी एंजाइम है वो पाचन का कार्य कर रहे हैं, उनकी गति को तेज कौन करेगा? यही पित्त रस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। पथरी की जो बीमारी होती है, पथरी, तो पथरी कहाँ होगी? यही होगी, लीवर में, यानी कि यकृत में। तो यकृत में अगर पथरी है तो उस हिस्से को अगर काट भी दिया जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यकृत में सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन होता है और बहुत जल्दी अपने आप को यकृत ठीक कर लेता है, लीवर अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। और ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। अगर वो विभाजन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, कोशिका विभाजन और कोशिका, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में। तो भैया अब यहाँ पर देखते हैं, जो यकृत है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ हिस्सा होगा तो वसा में चेंज हो जाएगा, और वसा का पाचन तो यकृत में होता ही है। ठीक है, अब प्रोटीन, तो प्रोटीन का कुछ हिस्सा कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन बदला कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट बदला वसा में, और वसा का पाचन यकृत वाले पित्त रस से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पाचन की प्रक्रिया होती है। यकृत का कार्य है अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलना। यूरिया जो कि मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो पित्त रस का पीएच मान होता है 7.7। मानव में पित्त रस 700 से 1000 ml, 1 लीटर के आसपास प्रतिदिन पित्त रस बनता है। पित्त रस में 85% जल होता है। पित्त वर्ण होता है 12%, मतलब इसका जो रंग होता है पीला कलर, पित्त वर्ण 12%। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं पित्त रस में। ठीक है, लवण और कोलेस्ट्रॉल, वसा और अन्य 3% भाग में पाए जाते हैं। ये पित्त रस को हमने समझा। अब यहाँ पर है भैया बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन का एक कॉन्सेप्ट, जो रक्त है उसमें से बिलिरुबिन नामक पदार्थ को खींच लेता है या अवशोषण कर लेता है, और यही जाके आगे अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यही बिलिरुबिन, यानी कि जब पीलिया की बीमारी होती है तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। और ये फैलेगा कैसे? जब रक्त से यकृत ने बिलिरुबिन लेना बंद कर दिया, जो पीला पदार्थ है वो लेना बंद कर दिया, यकृत में पथरी हो जाना या अन्य कोई बीमारी हो जाना, या किसी कारण से या खराब पानी पीने से पीलिया जो होता है, तो ये कितना झलेगा भाई? खराब चीजों को अगर निकाल रहा है रक्त में से, तो कितना लिमिट होगी ना इसकी भी, कि बस भाई अब खराब चीजें झेल नहीं सकते हैं, है ना, ये मना कर देगा। और बिलिरुबिन को फिर से लौटना पड़ेगा रक्त में, तो पूरी बॉडी में नाखून पीले हो जाएंगे, दांत पीले हो जाएंगे, आंखें पीली होगी। तो वो कारण है बिलिरुबिन का पूरी बॉडी में फैलना, और उसी वजह से होता है पीलिया की बीमारी। ठीक है, ये हो गया यकृत। लास्ट है यहाँ पर ग्रंथि अग्नाशय, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में अग्नाशय।
अब अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, ठीक है, और इसमें 98% तो जल पाया जाता है, और बचा हुआ 2% होगा लवण और एंजाइम। बचा हुआ 2% लवण और एंजाइम। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम हैं, लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन, जिसको मैंने ट्रिक के माध्यम से लेट, LAT, लेट नाम दे दिया है, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। लाइपेज जो है कि वसा का पाचन करवाएगा, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और टिप्सिन पेप्टाइड का पाचन करवाएगा इरेप्सिन नामक एंजाइम के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने समझा था इसको, इरेप्सिन को, पेप्टाइड को, तो ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।